Hello friends. This is CS Kundan Kumar. Today I will take the class of Indian Contract Act. Actually ये क्लास बीकॉम के बच्चों के लिए CS के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल क्लास है, तो आप लोग इसको शुरू से लास्ट तक देखेंगे, जरूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा एक्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तरह का एक्ट है, किस तरह का लॉ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल नेचर का लॉ है। सिविल नेचर के लॉ से मतलब होता है, सिविल नेचर के लॉ से मतलब है कि इस तरह के लॉ में जनरली कंपेंसेशन ग्रांट किया जाता है। कंपेंसेशन ग्रांट किया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। मतलब अगर मेरे किसी एक्ट की वजह से किसी दूसरे पार्टी का कोई नुकसान होता है, तो जो भी नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई मुझे करना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया एक्ट है, और इसका जो नेचर होता है वो सिविल नेचर होता है। सिविल और क्रिमिनल में मैं थोड़ा सा अगर बाइफर्केशन करूं तो क्रिमिनल नेचर के लॉ का मतलब होता है कि अगर हम कोई ऑफेंस करते हैं, अपराध करते हैं, तो ऐसे केस में हम सजा के हकदार होते हैं और ऐसे केस में हमको सजा दिया जाता है। सिविल मैटर के लॉ में हमें सजा नहीं दिया जाता है। सिविल मैटर के लिए बस मेरे एक्ट के वजह से, मेरी वजह से अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई मुझे करना होता है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है यह एक सिविल नेचर का लॉ है। दूसरा बात हमने बोला, इस एक्ट को कॉमर्शियल पर्पस से बनाया गया था। क्योंकि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है। तो जो भी अननोन पर्सन है, हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे डील करते हैं, आखिर हम कैसे उस पर ट्रस्ट करेंगे कि ये बंदा सही है या गलत है? मान लो हमने किसी को माल उधार में बेचा, और माल उधार में बेचने के बाद अगर वो बंदा दोबारा हमको नहीं दिखता है, दोबारा हम कभी उससे नहीं मिल पाते हैं, मेरा पैसा वापस नहीं देता है, तो ऐसे केस में मेरे लिए क्या रेमेडी रहेगा? इन्हीं सब अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया कि अगर किसी भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में कोई धोखाधड़ी किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उस धोखाधड़ी से प्रोटेक्शन हमको देगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये इसका कुछ बेसिक बैकग्राउंड है इस एक्ट के पीछे। अभी तक के जितने सारे एक्ट बनाए गए हैं इंडिया में, उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत ही अच्छा लेजिस्लेशन माना जाता है। मैं अच्छा लेजिस्लेशन इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक इतना पुराना एक्ट होने के बावजूद भी इसमें बहुत कम अमेंडमेंट किए गए हैं, बहुत ही कम अमेंडमेंट आया है, संशोधन। तो लाजमी है जब किसी लॉ में कोई कमी होती है, कुछ खामियां होती है, तो उसे बार बार अमेंड करने की जरूरत होती है, उसे बार बार संशोधन लाना पड़ता है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो 1872 में बनाया गया। ऑलमोस्ट 158 ईयर्स हो चुके हैं इस एक्ट का, स्टिल ए ऑपरेटिव है, और अभी तक इसमें बहुत ही कम अमेंडमेंट लाए गए हैं। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि इस एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, अलग अलग चैप्टर है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 11 है, ठीक है, 11। जब ये एक्ट बनाया गया था तब इस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने थे? 11 थे। कैसा स्ट्रक्चर था इस एक्ट का, थोड़ा हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है, देखते हैं इस एक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने क्या कहा कि इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर 1 से लेकर के 1 to 6 है, वो बेसिक प्रोविजन की बात करता है। बेसिक्स जो भी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और ये सबसे बड़ा लेसन यहीं पे है, बेसिक्स। इसी में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया, इसी में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया, इसी में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सब चीजों का डेफिनेशन हमको इसी में मिलता है। व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन सब चीजों को हमको यहाँ पे बेसिक्स में डिफाइन किया गया। यानी कि हमें जो पढ़ना है इसमें सबसे जो लंबा चैप्टर है वो बेसिक है 1 to 6। उसके बाद इसमें जो है
चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 जो था वो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड था, सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड था, ठीक है, चैप्टर नंबर 7। उसके बाद चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 है, देन चैप्टर 9 है, देन चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, एंड लास्ट चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक बेसिक प्रोविजन है। चैप्टर जो 7 है इसमें क्या बात करता था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करता था, सेल्स ऑफ गुड्स की बात करता था। चैप्टर जो 8 है और चैप्टर जो 9 है और जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 8 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी की बात कही गई चैप्टर नंबर 8 में, ओके। चैप्टर 9 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज की बात कही गई। एंड लास्ट जो चैप्टर नंबर 10 है, सेकेंड लास्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात कही गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात कही गई। एंड ये जो लास्ट है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजन है, पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजन था। अब थोड़ा इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जब बनाया गया था तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, और इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर थे वो कितने थे, 11 चैप्टर थे। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 7 है जो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड था, इसको 1930 में 1930 में रिप्लेस करके, हटा करके इस प्रोविजन को क्या बनाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया गया। उसी तरीके से ये जो पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इस प्रोविजन को भी 1932 में 1932 में हटा करके, 1932 में इसको हटा करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया 1932। आगे हमें इसको भी डिस्कस करना है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, इसके क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं, इंडियन पार्टनरशिप में पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। लेकिन हमें फिलहाल ये पढ़ना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था, लेकिन 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजन को हटा करके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया। एक्चुअली चीजों को सेग्रीगेट इसलिए किया जाता है, सेपरेट इसलिए किया जाता है ताकि उसको बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। ये फैक्ट है कि जब 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था, उस समय से लेकर के 1930 तक सब चीजें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं 1930 में लेजिस्लेचर को ऐसा लगा, ठीक है, कि हमें इसको सेपरेट कर देना चाहिए, इसके लिए एक अलग एक्ट बना देना चाहिए, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया। यानी कि आज के दिन में अगर हम बात करें, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। और अगेन इन द सेम वे वी कैन से दैट nowadays the chapter 11 of the Indian Contract Act also has been repealed। इसको भी हटा दिया गया यहाँ से 1932 में। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप से रिलेटेड एक अलग सेपरेट एक्ट बना दिया गया। यानी कि आज के दिन अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मुझे पढ़ना है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक बेसिक प्रोविजन पढ़ना है, और जो चैप्टर नंबर 8, 9, 10 है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये सारे के सारे जो एक्ट है इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अगर मैं सीए वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बात करूं तो सीए के फाउंडेशन के सिलेबस में केवल उनको बेसिक पढ़ना होता है, चैप्टर नंबर 1 से 6 पढ़ना होता है।
और जब वो आईपीसीसी में जाते हैं तो उन्हें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना होता है, दैट इज द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, राइट। सीएस के बच्चों की मैं बात करूं तो सीएस के बच्चों को ये पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये पूरा पढ़ना पड़ता है। हालांकि अब सीएस ईटी आ गया, राइट, तो अब इतना ज्यादा उनको नहीं पढ़ना है, उनको भी कम ही पढ़ना है, लेकिन हाँ फिर एग्जीक्यूटिव में आने के बाद उनको भी ये सारा चीज कवर करना पड़ता है। बीकॉम के बच्चों की मैं बात करूं तो बीकॉम के बच्चों को सब पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब हम बात करते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है, ठीक है। हमने बैकग्राउंड बात कर लिया, एक्ट की स्ट्रक्चर की मैंने बात कर लिया। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन पे कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट से आप समझते क्या है। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पढ़ रहे हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पढ़ना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इनफोर्सेबल बाय लॉ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, कि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब बात है कि इसमें दो बात निकल के आ रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इन्फोर्सेबिलिटी भी होना जरूरी है। एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ known as contract. Therefore we can say that agreement or enforceability दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे शादी एक वैवाहिक जीवन होता है, ठीक है, तो जब एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, शादी के बंधन में बन जाते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए पति पत्नी हो जाते हैं। इन अ सेम वे वी कैन से दैट व्हेन एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, कि जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सर समझ नहीं आ रहा है कि इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब होता है लीगल रेमेडीज अवेलेबल बाय कोर्ट, लीगल रेमेडीज अवेलेबल बाय कोर्ट। मतलब अगर मेरे अधिकार का हनन होता है, अगर मेरे किसी भी कॉमर्शियल नेचर के अधिकार का हनन होता है, अगर मेरे किसी भी सिविल मैटर में अगर मान लो मेरे अधिकार का हनन होता है, तो ऐसे केस में हमें क्या होता है, लीगल राइट होता है। लीगल राइट होता है कहां जाने के लिए, कोर्ट जाने के लिए। If any person avoid an agreement, okay, अगर मान लो अवॉइड करता है, अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो मेरे अधिकार का जो हनन हुआ है, मुझे जो लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। लॉस को रिकवर करने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। तो जिस एग्रीमेंट के साथ हमें लीगल राइट हो, जिस एग्रीमेंट के साथ हमें लीगल राइट हो, उसी एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो क्या हर एग्रीमेंट के लिए हमारे पास लीगल राइट होता है? क्या हर एग्रीमेंट के लिए मेरे पास लीगल राइट है? आंसर इज नो। हर एग्रीमेंट के लिए लीगल राइट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे ऐसे भी एग्रीमेंट है जिसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है। तो बोला कि जिस एग्रीमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसके साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी होगा। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसके साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी हो। और इन्फोर्सेबिलिटी का मीनिंग हमने क्या समझा, लीगल रेमेडीज अवेलेबल बाय कोर्ट। मतलब अगर मेरे किसी भी अधिकार का हनन होता है और अगर उस एग्रीमेंट में ऐसा प्रस्ताव है, अगर उस एग्रीमेंट में ऐसी बात लिखी गई है कि मैं कोर्ट जा सकता हूं, मैं सूट फाइल कर सकता हूं, और कोर्ट हमें क्या करेगी, इसके लिए क्या करेगी, रेमेडी देगी हमें, राइट। तो इस तरह के हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ओके,
अब है यहां पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ा कि एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबिलिटी दोनों होना जरूरी है। हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबिलिटी। ओके, इस डेफिनेशन से एक बात और निकल के आता है कि all contracts are agreement but all agreements are not contract। क्या बोला मैंने? all contracts are agreement but all agreements are not contract because वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके साथ इन्फोर्सेबिलिटी होगी। बिना इन्फोर्सेबिलिटी वाला एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा। तो सर कैसे एग्रीमेंट, किस किस एग्रीमेंट को हम इन्फोर्सेबल नहीं मानते हैं? कौन से ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है, यानी कि जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर सोशल पर्पस के लिए, ठीक है, देखते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट सोशल पर्पस के लिए किया जाए, डोमेस्टिक, अगर उसका पर्पस डोमेस्टिक हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है, अगर ये सब पर्पस हो, ठीक है, इस पर्पस के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो ध्यान रखिए बात, इसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल बिहार में चुनाव होने वाला है, राइट? मान लो अभी तक 5 साल से, अभी से पीछे जाते हैं 5 साल से, ठीक है, कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति लालटेन का झंडा लेके घूमता था, ठीक है, आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, ठीक है, उसको ऐसा उम्मीद था कि इस चुनाव में विधायक की टिकट हमें मिलेगा, ठीक है, आश्वासन भी दिया जा रहा था पार्टी की तरफ से कि इस बार आपको आपके विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना बात, एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। तो मैं आश्वासन देने की बात अगर मैं कर रहा हूं तो माइट भी पॉसिबल कि ये भी एक एग्रीमेंट रहा होगा। तो आश्वासन दिया जा रहा था कि आप मेरे पार्टी के लिए काम कीजिए, मैं आपको क्या करूंगा, टिकट दूंगा, ये जो चुनाव होने वाले हैं उस पर टिकट दूंगा, पॉलिटिकल बात है, राइट। लेकिन जब इन वक्त आया, जब समय आया चुनाव का, तो उनको पता चला कि टिकट किसी और को दे दिया गया। अब क्वेश्चन है कि जो लालटेन का झंडा लेके अभी तक घूम रहे थे, क्या वो व्यक्ति राजद के अगेंस्ट में, उस पार्टी के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल कर सकती है क्या? आंसर इज नो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि हर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए बात, अगर पॉलिटिकल पर्पस के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है तो इसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है, और इस केस में हम कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर मैं डोमेस्टिक पर्पस की बात करूं, सपोज करो कि एक न्यूली मैरिड कपल है, हस्बैंड ने अपने वाइफ से प्रॉमिस किया, ठीक है, क्या प्रॉमिस किया कि आज तुम दिन भर चुपचाप रहना, ठीक है। हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया कि आज दिन भर थोड़ा चुपचाप रहना, मतलब थोड़ा सा कम बोलना, राइट। वाइफ बोली कि इसके लिए हमें क्या मिलेगा, हस्बैंड का कहना था कि तुम्हारे मनमाने रेस्टोरेंट में लेकर के मैं शाम का डिनर कराऊंगा। हस्बैंड का कहना है वाइफ से, क्या कहना है कि आज थोड़ा सा शांति बनाए रखें, ठीक है, शाम में आपके मनपसंद रेस्टोरेंट में आज डिनर करवाएंगे, राइट। वाइफ भी बड़ा खुश हुई कि कोरोना के काल में बहुत दिन से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, इट्स बेटर कि थोड़ा शांति बनाए रखते हैं और आज शाम का डिनर किसी मनमाने रेस्टोरेंट में किया जाएगा। एक्चुअली पत्नी को विश्वास नहीं है पति पे, ठीक है, आज का समय ही कुछ ऐसा है कि किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं होता। तो मान लो पत्नी को विश्वास नहीं है पति के बात पे, तो पत्नी ने कहा कि आप हमको लिख कर दीजिए ये बात कि आज हम चुपचाप रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे, तो आज शाम में मेरे मनमाने रेस्टोरेंट में आप डिनर कराओगे। सब हो गया, लिख के भी दे दिया, राइट। लेकिन जब शाम का वक्त आया तो हस्बैंड घर से कहीं लापता है, ठीक है, वो कहीं और शांति मना रहा है।
तो क्या ऐसे केस में वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती है क्या? क्वेश्चन है कि प्रॉमिस तो था हस्बैंड का, तो क्या ऐसे केस में वाइफ के साथ जो कमिटमेंट था ये फेल हुआ है, तो क्या वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एग्रीमेंट जरूर था बट इसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं थी, और इस तरह के एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नेचर डोमेस्टिक था। अच्छा, हालांकि एक केस को डिसाइड किया गया था, उसमें बताया गया था कि इवन रिटन एग्रीमेंट अगर होता है कुछ ऐसा, तो माइट बी पॉसिबल इन सर्टेन केसेस ए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर। बट आपको इतना ही समझना है फिलहाल कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो जनरली इसका इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होता है, यानी कि इस तरह के एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक बात था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल, लाइक द एग्रीमेंट विच मेड फॉर द सोशल पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस एंड पॉलिटिकल पर्पस, ठीक है, नेवर कैन बी इन्फोर्सेबल। ये सब इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। उसके बाद बात है एग्रीमेंट की कि सर एग्रीमेंट से क्या मतलब है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो बात है एग्रीमेंट की बात है। अब इस एग्रीमेंट में भी दो बातें हैं। कहता है कि व्हेन अ प्रॉमिस और प्रोमिसेस, व्हेन अ प्रॉमिस और प्रोमिसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ओके, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ओके, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, इट्स नोन एज एग्रीमेंट। कहता है कि जब कोई प्रॉमिस या प्रोमिसेस, यानी कि एक प्रॉमिस भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, राइट, व्हेन अ प्रॉमिस और प्रोमिसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, कि जब कोई प्रॉमिस किया जाए या प्रोमिसेस हो, है ना, एक वादा हो या बहुत सारे वादे हो, राइट, और उसके साथ साथ कुछ कंसिडरेशन हो, उसके साथ साथ क्या हो, कुछ कंसिडरेशन हो, तो इस तरह की चीजों को हम एग्रीमेंट मानेंगे, राइट। प्रॉमिस एंड प्रोमिसेस, प्रॉमिस का मतलब है कि हम बस प्यार करेंगे, राइट, प्रोमिसेस का मतलब है कि प्यार भी करेंगे, शादी भी करेंगे, सातों जन्म निभाएंगे, राइट। एक से ज्यादा प्रॉमिस है, प्यार भी करेंगे, शादी भी करेंगे, ठीक है, दो बात हो गया। तो प्रॉमिस एंड प्रोमिसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, राइट, इट्स नोन एज एग्रीमेंट। दो चीज अगर मिलता है तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। अच्छा, अब यहां पे बात है कि सर कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसिडरेशन एक्चुअली अपने आप में एक बेसिक, अपने आप में एक चैप्टर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए हमको बस इतना समझना है, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए हमको इतना समझना है कि द कंसिडरेशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्यूड प्रो क्यू। क्या है? द वर्ड कंसिडरेशन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्यूड प्रो क्यो, दैट मीन्स समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न। और इसका मतलब क्या होता है? समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न। ध्यान रखना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन कंसिडरेशन एंड इट्स एक्सेप्शन। तो इस पॉइंट को आप गौर से सुनेंगे, एग्जाम के लिए अपने आप में क्वेश्चन है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? तो द वर्ड कंसिडरेशन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूड प्रो क्यो, दैट मीन्स समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न, समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न, समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न। अब यहीं से बहुत सारा मीनिंग निकलता है। समथिंग का मतलब इट माइट बी इन मॉनेटरी टर्म। समथिंग का मतलब क्या है? इट माइट बी इन मॉनेटरी टर्म और अदर देन मॉनेटरी टर्म। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ये मॉनेटरी भी हो सकता है, ये मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है, और अदर देन मॉनेटरी टर्म भी हो सकता है, अदर देन
मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है, यानी कि कंसीडरेशन पैसे के रूप में भी हो सकता है और अदर देन मनी भी हो सकता है। जैसे ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, था एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो एक तरफ से खून देने की बात है और एक तरफ से फ्रीडम की बात है, यानी कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं दोनों लोगों का कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट है। समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न, राइट, समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न। अगर दोनों पार्टी के लिए, यानी कि जितने पार्टी इन्वॉल्व है, जिनके भी बीच में ये प्रॉमिस या प्रॉमिसेस किया जा रहा है, अगर उस पार्टी को किसी भी रूप में कोई रिटर्न मिल रहा है तो उसको हम कंसीडरेशन मानेंगे। दुकान में मान लो कि हम मार्कर पेन खरीदने जाते हैं, मार्कर खरीदने जाते हैं, हम दुकानदार को पैसा देते हैं, उसके लिए रिटर्न क्या है? मॉनेटरी कंसीडरेशन। दुकानदार हमें क्या देता है? दुकानदार हमें मार्कर देता है, राइट, यानी कि मेरे लिए जो कंसीडरेशन है वो क्या है? मार्कर पेन है। तो कंसीडरेशन मीन्स समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न, समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न। और इसी समथिंग का मतलब मैंने क्या बताया?